आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के टॉपिक है अहमद शाह। उत्तर मुगल बादशाह अहमद शाह जो मोहम्मद शाह रंगीला का दूसरा बेटा था। इसका समय है 1748 से 1754। अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग हैं। ये एक महज संयोग भी है कि अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था और सर्वाधिक बार लगभग 4 से 5 बार आक्रमण अहमद शाह के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली का हुआ था। और पहला आक्रमण सरहिंद के पास 1748 में हुआ था, जिसे हम मणिपुर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अहमद शाह का कार्यकाल नक्कारे का कार्यकाल था, क्योंकि वैसे तो उत्तरकालीन पूरे मुगल बादशाहों के क्रम में सभी लगभग नक्कारे थे। अपने अपने वजीर और अपने अपने दरबारी गुटबंदियों के हाथ के कठमुल्ले थे। इनके अंदर कोई भी ऐसी प्रशासनिक क्षमता और उसको लागू करने का शक्ति नहीं था, क्योंकि ये अयोग्य थे और विलासिता में सर से पांव तक डूबे हुए थे। जैसा कि इसके पिता रंगीला के समय भी यही हुआ था। परिणाम स्वरूप भोग विलास में इतने ज्यादा धन का अपव्यय हुआ कि अहमद शाह के समय में आते आते सेना को देने के लिए भी वेतन नहीं बचा और घर के बर्तन तक बेचने पड़े थे। यानी कि पहला मुगल बादशाह ये कहेंगे हम अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 54 एक ऐसा समय था कि सेना को वेतन देने के लिए मुगलिया साम्राज्य के घर के बर्तन भी बेचने पड़े थे। ये उनकी माली हालत हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके रास रंग और रंगरेलियों में कोई कमी नहीं आया और अहमद शाह का व्यक्तित्व भी इससे मिलता जुलता था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को मणिपुर युद्ध में इस मुगलिया सेना ने पराजित किया और उसी पराजय के बाद इसने हिजड़े, जिसका नाम था जावेद खां, वो हिजड़ों का सरदार था, उसे जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दे दिया। इसी अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर सूबेदार भी नियुक्त किया। सफदरजंग को नवाब वजीर बनाने से बहुत से वर्ग नाराज हो गए और जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि देने से जितने अमीर वर्ग थे और उमरा वर्ग थे वे बादशाह से बेहद खफा हो गए। फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद जावेद खान ने सफदरजंग को मारने का षड्यंत्र किया और ये दरबार में इस षड्यंत्र का खबर वजीर सफदरजंग को समय से लग गया। फलस्वरूप सफदरजंग ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां का कत्ल करवा दिया। इस तरह से एक अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। दूसरी ओर मराठों के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को हटाने में सफल रहा और उसकी जगह इमाद उल मुल्क वजीर बना। यह इमाद उल मुल्क जो मराठों के सहयोग से वजीर बना, उस समय उसकी आयु तकरीबन 18-19 वर्ष की थी, बेहद महत्वाकांक्षी था। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि अहमद शाह के शासन काल में उनकी मां उधमबाई, जिनका नाम था, ये अपने नाम के अनुकूल काम करती थी, यानी पूरे राजघराने में उधम मचा रखी थी। ये षड्यंत्र की गठरी थी और ये चारों तरफ एक अधिकारियों का दूसरे अधिकारियों से कान भरती रहती थी और अस्त व्यस्त राजमहल का माहौल को षड्यंत्र गुटबंदी में बदल करके ये रख दी थी उधमबाई। उधमबाई की जो उपाधि थी वो बिला ए आजम थी। कालांतर में तेज तर्रार इमाद उल मुल्क ने मराठों की मदद से बादशाह अहमद शाह को जेल में डाल दिया और लंबे समय तक ये ब्लाइंड बने रहे। यानी अहमद शाह को अंधा करवाकर जेल में डालने वाला इमाद उल मुल्क था। और उसके बाद उसने जिसको शासक बनाया उसका नाम था आलमगीर द्वितीय, जिस पर हम अगले खंड में वर्णन करेंगे। लेकिन अहमद शाह के संदर्भ में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें अहमद शाह का कोई दोष नहीं था,
क्योंकि इसके पिता रंगीला मोहम्मद शाह बेहद लापरवाह था। उसने अपने बच्चों के परवरिश की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इस तरह की परवरिश जहां की गुटबंदियां हो, जहां की रास रंग का माहौल हो, जहां की अनुशासनहीनता हो, वहां के पले बढ़े बच्चे यदि भविष्य में बादशाह बनते हैं और उनके राज्य में इस तरह के षड्यंत्र आए दिन होते रहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कुल मिलाकर के जो आम जनता था, आम पब्लिक था, मुगल वंश के आम प्रजा जो थे, उनके दिमाग में प्राचीन काल के जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल वंश का एक छवि बना था, वो मनोवैज्ञानिक रूप से इन आम प्रजा को राजघराने के प्रति स्वामी भक्त बना करके रखा था। लेकिन ऐसा उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में कोई ऐसा गुण नहीं था कि वो सामान्य प्रजा के कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हों। यही कारण था कि गुटबंदी में तलवार के बल पर जो सफल हो जाता था वो अपने मनपसंद बादशाहों को नियुक्त करता जाता था और ये प्रक्रिया लगभग हमें 1857 तक देखने को मिलती है। इसके बाद अगला अंक हम अपने आलमगीर द्वितीय के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।